घर साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और 25 अप्रैल से आपका मेंस स्टार्ट हो रहा है। और इसमें अगर आपको एक अधिकारी बनना है और अपने 2 साल बर्बाद होने से बचाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या किया आपने डजेंट मैटर, अब मायने नहीं रखता है। लेकिन आप मेंस के लिए, अगर आप मेंस के लिए फॉर्म फिल कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं आप इस एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, ये मैं श्योर हूँ। अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो आपको स्किप करके वीडियो चला जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं पढ़ने का मतलब हो गया कि आपने मेंस के बारे में जाना ही नहीं है, सिलेबस ठीक से देखा ही नहीं है। इतना तो सब लोग किए होंगे, मुझे इतना पता है। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग ये सेशन 2 तरह का होगा। एक तो मोटिवेशनल वीडियो भी होगा आपके लिए, क्योंकि कई लोग सुस्त पड़ चुके हैं और या फिर लास्ट में पैनिक हो चुके हैं। और दूसरा इसका पहलू होगा जिसमें हम लास्ट 30 दिन में जानेंगे कि हमको किन किन पहलुओं पे, किन किन डायमेंशन पे फोकस करना चाहिए ताकि हमारा मेंस अच्छा जाए और हम मेंस में इतने मार्क्स सिक्योर कर ले कि इंटरव्यू में ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, और इंटरव्यू के अच्छे मार्क्स आएँ तो रैंक अच्छा आ जाए, या इंटरव्यू में कम भी मार्क्स आए तो हमारा कम से कम सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब ये पीडीएफ देख के कई लोगों को लग रहा होगा कि सर आप तो स्ट्रेटजी बताने वाले थे, पीडीएफ क्यों लेके आए? क्योंकि इस पीडीएफ का बड़ा इंपॉर्टेंस है और कई बार हम लोग का भी मोटिवेशन डाउन होता है। इस पीडीएफ को याद करके सारे मोटिवेशन आ जाते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि प्रीलिम्स का पीडीएफ है कि मेंस का पीडीएफ है, क्या है इससे मैटर नहीं करता है। लेकिन आपके मेंस के पीडीएफ के रोल नंबर इसी तरह से छपते हैं। और याद करिए वो दिन जिस दिन ऐसे पीडीएफ स्क्रॉल करिएगा और इसमें आपको कहीं ना कहीं एक रोल नंबर देखने को मिल जाए, सपोज करिए 113745, और आप खुशी से झूम उठें और आप फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हों, वो एक अलग ही लेवल का खुशी होता है। अगर आपके गार्जियन ने, आपके माता, आपके पिता ने आपके लिए इतना सेक्रीफाइसेस किया है तो आपको भी उनके फ़िक्र को फ़ख्र में बदलना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो बस जब भी मन नहीं लगे पढ़ने में तो ऐसे करके, क्योंकि लास्ट 1 महीना बहुत मायने रखता है। इस 1 मंथ में या तो आप निखर जाएंगे या फिर आप बिखर जाएंगे। तो ये आप सुनिश्चित करिए कि आपको निखरना है कि आपको बिखरना है। और मैं एक और बात बता दूं, बार बार मैं कहता हूं कि जहां पर चांसेस 1% का भी होना, वहां पे भी अपना जी जान लगा देना चाहिए। ठीक है, जी जान लगा देना चाहिए, क्योंकि मेंस ऐसा चीज़ है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा है ना कि आपने ओएमआर फिल करके आपने ठीक से आया है, गोला आपने रंगा है सही सही, तो आप श्योर है कि आपका रिजल्ट हो सकता है। या फिर ठीक से फिल करके नहीं आए हैं आप, तो श्योर है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन मेंस ऐसा चीज़ है ना कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा इसमें लक फैक्टर भी मायने रखता है। किसी सब्जेक्ट का बूम करना या फिर मार्किंग किसी के साथ अच्छी हो जाना, बहुत सारा फैक्टर। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको हार नहीं मानना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपका खुद का आंसर अपने लिए अच्छा ना लगे लेकिन सामने वाले के लिए आंसर अच्छा लग जाए। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अच्छा लिख रहे हैं, बढ़िया लिख रहे हैं, खराब लिख रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन आप लिखें तो सही। ठीक है, अब आते हैं सीधे हम अपने बिंदु पे। और आप याद करिए, जब आएगा इस पीडीएफ में रोल नंबर ऐसे मार्क करके देखिएगा, कितना मज़ा आएगा, कितना सुनहरा पल होगा। और वो पल कितना सुनहरा होगा जब इंटरव्यू देकर फाइनल सिलेक्शन के लिए अपने लिस्ट में आप नाम देख पाएंगे। ठीक है, अगर उस पल को एंजॉय करना, आप एक बार एज्यूम करिए 5-10 मिनट, आधा घंटा उस पे दीजिए सोचने पे कि कितना अच्छा फील होगा उस समय। चलिए आते सीधे अपने बिंदुओं पे, और इतना काफ़ी है आपके मोटिवेशन के लिए। सीधे चलते हैं हम अपने पहलुओं पे। अब डजेंट मैटर कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, अब लास्ट के 30 दिन जो रिविज़न करिएगा, जो पढ़िएगा, यही एग्ज़ाम में ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि यही सारे फैक्ट, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी। कई लोग कहते हैं कि एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लोगों को तो कभी कभी लगता है कि प्रीलिम्स का 2-4 दिन ही हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने सारा फैक्ट वगैरह हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर मेंस के लिए भी हम लोग शॉर्ट नोट्स वगैरह उसी में कलेक्ट कर पाते हैं। तो लास्ट के 30 दिन आपको 10 से 12 घंटा ये फिक्स कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए, 10 से 12 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना ही है। अगर आप जॉब में हैं, आपके लिए भी है, तो जॉब में है तो मिनिमम 6 आवर आपको टाइम निकालना ही है। कब टाइम निकाल सकते हैं? मॉर्निंग में 3 घंटे और शाम में जॉब के बाद 3 घंटे, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग जॉब में नहीं है उनको कम से कम 10 से 12 घंटे आपको समय देने ही होंगे। ठीक है, तभी जाके ये सारा आपका चीज़ें हो पाएगा। अगर नहीं भी किए, थोड़ा बहुत सिलेबस का आइडिया भी है, तो यहाँ से ये चीज़ें करें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और आप अपने आप को इतना बेहतर स्थिति में देख पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आता हूँ और मैं बात करता हूँ इन 3 चीज़ों की। सबसे पहले एक GS1 का सेक्शन है, GS2 का सेक्शन है, इससे क्या है और ऑप्शनल का है। आपको पता है कि ऑप्शनल में
कई लोग सस्पेंस में रहते हैं, लेकिन ऑप्शनल PYQ कर लीजिएगा तो हो जाएगा। बाकी नेट GRF वगैरह पेपर अगर मिलता है कहीं से तो एक बार देख लीजिए, PT स्तर पे आपने पढ़ा होगा तो 30% मार्क्स आपके आ जाते हैं। और एक होता है हिंदी, तो हिंदी में तो हम लोग कई बार मोबाइल से पढ़ते हुए सेंटर पर पहुँच जाते हैं और एग्ज़ाम निकल जाता है, क्योंकि 30 नंबर का वो आता है, क्या कहते हैं, निबंध आता है, 30 में 15-20 तक मिल जाते हैं। बाकी आपके कहावत मुहावरे कुछ कुछ होते हैं जो एकदम सिंपल होते हैं कि सीधी हाथ से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ी, यही सब आप नहीं जानते हैं। 9 2 11 हो जाना, ये सब चीज़ें ये नॉर्मल एकदम पूछा जाता है, या फिर पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, तो आप उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्शनल की थोड़ा सा एक बार अगर हो सके तो 30 मिनट अगर टाइम दे पाते हैं तो अच्छी बात है आपके लिए, इसको थोड़ा सा करिए। लेकिन ये 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो इसमें पहला है GS1। तो GS1 में लगभग सब लोग कंफर्टेबल फील करते हैं एक IR वाले सेक्शन को छोड़ के। अब IR वाले सेक्शन के लिए मैं कल से एक वीडियो लाने वाला हूँ, 2-3 वीडियो ही लाऊंगा, जैसे मैंने साइंस टेक का लाया था। और 2-3 वीडियो के बाद से आप खुद कमेंट करके बोलिएगा कि सर आपने ऐसा कर दिया कि मुझे ऐसा एक समझ बन गया। क्योंकि IR के कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं ना, केवल आप लिख दीजिएगा ना स्ट्रैटेजिकल, उसके बाद से स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस मतलब रणनीतिक महत्व, तो ये सब टर्म यूज़ करिएगा ना तो वो समझ जाए कि इसको पता है, भले फैक्ट नहीं पता है लेकिन ये चीज़ें जानता है कि कैसे डील करना है। और केवल घुमाइएगा कि यार यहाँ गए तो अमेरिका को ये दबा देना चाहिए, चीन को भगा देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, उन्हें माहौल बनिएगा, समझ जाएंगे वो लोग। तो आपके टर्म वैसे होना चाहिए कि आपको पता चले, इकोनॉमिक रिलेशंस ऐसे टर्म होने चाहिए ताकि उनको पता चल सके कि ये चीज़ें मतलब ठीक है, ये जानता है और वही चाहता है एग्जामिनर कि आपको नॉर्मल आइडिया है कि नहीं। बाकी आपकी विद्वता नहीं देखी जाती है। तो इसके IR के लिए मेरे पे छोड़ दीजिए, 2-3 वीडियो मैं लाऊंगा कल से, ताकि आपको 2-3 वीडियो में आप इतना कंफर्टेबल फील करेंगे कि केवल कहीं नोट्स मार्केट में जितने भी नोट्स है या फिर हम अपने ग्रुप में जो दे रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा फैक्ट केवल देख लीजिएगा, तो आप वहाँ उस पर एडअप करके आप प्रश्न को आसानी से लिख सकते हैं। बाकी DI वाले सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, DI वाले सेक्शन के लिए बता देना है कि डेली DI प्रैक्टिस करिए और PYQ 60-62 से उठा के और आपके 69 तक के PYQ कर लेने हैं। और कोई बुक्स मार्केट के लिए फालतू बुक मत लीजिए, केवल PYQ कर लीजिए। मेरी बात मानिए, अगर एक बार कर लिए मन भर गया, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, लेकिन अभी समय दूसरे बुक का करने का नहीं है। हाँ, पुराने स्टूडेंट है, बहुत DI कर लिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि DI में मेनली आपका प्रैक्टिस मायने रखता है। तो 60-62 से DI उठा या फिर 56-59 से भी आप कर सकते हैं। 56-59 से उठाइए DI और यहाँ से उठा के कम से कम 69 तक DI आप कर जाइए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। बाकी GS1 में आपका IR वाला सेक्शन मैंने बता दिया, और हिस्ट्री का सेक्शन सब कोई पहले से पढ़ा रहता था, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। GS2 में भी लगभग सब कोई ठीक ठाक फील करता है, लेकिन कई सेक्शन में इनको डाउट भी लगता है, ये भी ठीक है। लेकिन AC वाले सेक्शन में सबको प्रॉब्लम है और सब लोग कह रहे हैं कि सर AC में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर ऑप्शनल यहाँ स्कोरिंग रहता ना तो आपका हालत ख़राब हो जाता पढ़ने में, क्योंकि इसका सिलेबस होता है और AC का कोई सिलेबस है नहीं। ऐसे नॉर्मल टॉपिक होता है, उसी पर अपना डायमेंशन क्रिएट करना है। तो आप शुक्र करिए कम से कम ऑप्शनल यहाँ पे नहीं है। और रही बात ऐसे का कि ऐसे में आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, आप दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। क्या GS1 में जितना टाइम देते हैं उतना ऐसे आप लिखते हैं उतना देर? क्या GS1 छोड़िए ना, GS1 का एक सेक्शन उठा के मान के चलिए हिस्ट्री वाला सेक्शन, जितना हिस्ट्री पढ़ते हैं उतना ऐसे आपने कभी लिखा है? जितना आप पॉलिटी पढ़ते हो उतना ए से लिखा, या GS2 इतना कभी नहीं आपने किया है। तो जिस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस चीज़ को वक्त दीजिएगा वो चीज़ आपका हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम ऐसे का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। कैसे करना चाहिए मैं आपको आगे चल के बताता रहा हूँ। चलिए हम आते हैं सीधे अपने बिंदु पे। ऐसे के लिए बहुत सारे प्रोवर्ब्स अपने ग्रुप में भी हम भेजे हैं। लास्ट 30 दिन में आपको क्या करना है, इसको 2 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है 30 दिन को। सेक्शन नंबर 1 आपके कंप्लीट सिलेबस एंड रिवीजन हो जाएगा और सेक्शन नंबर 2 आंसर राइटिंग होगा। यानी कि सिंपल से हम हिंदी में कहें तो इसको पढ़ना है यहाँ पर और यहाँ लिखना, एकदम इतना करिए आप। और ज़्यादा भवंडर में मत पड़िएगा, 40 लोगों के कहावत में मत पड़िएगा। मेंस आसान होता है, टफ नहीं होता है, क्योंकि इस बार बहुत सारे 4-5 हज़ार बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं, क्योंकि उनको पहले ही लग गया है कि हम कंपटीशन में है ही नहीं और हम लिख ही नहीं पाएंगे। और जो बच्चे हैं उसमें 50% ऐसे जिनकी एकदम स्थिति गंभीर है और 50% में कंपटीशन होता है। और रिजल्ट कितना देना है, 5,000 से 6,000 रिजल्ट देना है। थोड़ा सा ठीक से सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आ जाइएगा ना तो आपका मेंस हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, और शायद आपने पहले मेरा देख भी लिया होगा कि मैंने जो बातें कहता हूँ लगभग 90% बातें सत्य होती है। तो आपको करना क्या है कि DI सही कर देना है GS1 में, और सारे क्वेश्चन को ठीक ठाक अटेम्प्ट कर देना है, छोड़ना नहीं है, ठीक ठाक अटेम्प्ट कर देना है। सारे क्वेश्चन सबको आते नहीं हैं, जितने पूछे जाते हैं, अगर पूछा जा रहा है तो सारे क्वेश्चन थोड़े आते हैं। ठीक ठाक अटेम्प्ट कर देना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। GS2 में यही है कि सारे क्वेश्चन को ठीक ठाक से अटेम्प्ट कर देना है, जिसमें 2 प्रश्न ऐसे होंगे, 1-2 प्रश्न जो आपको आइडिया नहीं होंगे लेकिन डायमेंशन क्रिएट करके लिख सकते हैं। बाकी प्रश्न जो आ रहे होंगे उसको ठीक से लिखना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और डीआई को ठीक करना, डीआई आपने ठीक कर लिया तो 50% आपका मेंस क्लियर हो चुका है, समझ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं कि आंसर राइटिंग में आपको क्या करना है, किसी के बातों में नहीं आना है, ओनली पीवाईक्यू लिखना है आपको। और मैं टेस्ट भी ले रहा हूं तो करंट वाले सेक्शन को छोड़ के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू से ही रिलेटेड रखता हूं, ताकि आपको उस चीज़ का एग्जाम में बेनिफिट दिख सके। तो पीवाईक्यू आपको लिखना है तो पीवाईक्यू लिखना है, क्योंकि फुल लेंथ भी लिखना है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको अगर लिखना है तो घर पे लिखिए। पीवाईक्यू आज से स्टार्ट कर दीजिए, आपने नहीं लिखा है तो डेली एक GS1 का पीवाईक्यू लिखिए, डेली एक GS2 का पीवाई लिखिए। अब डिवाइड कर लीजिए क्या शॉर्ट लिखना है क्या लॉन्ग। अगर शॉर्ट लिख रहे हैं तो 4-5 लिख लीजिए, और लॉन्ग लिखना है तो 1 लिखिए। GS2 का डेली एक पीवाईक्यू लिखना है, और डेली 1 या 2 DI बनाना है आपको। प्रॉपर कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर ले लीजिए, साइंटिफिक नहीं लेना है, बनाना है। और डेली कम से कम 1 या 2 ऐसे लिखने की, 1 ऐसे कम से कम डेली लिखने की कोशिश करिए आप, ठीक है। पीवाईक्यू ऐसे अगर कर लिया है तो अलग टॉपिक भी कर सकते हैं। बाकी इन सब सेक्शन के लिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। केवल पीवाईक्यू डेली एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का आपका लिखना है, और उसमें DI भी एक कम से कम डेली करना है। ये काम करिए, आपको फायदा नहीं हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। 66 के टाइम पे मैंने ज़्यादा इधर उधर नहीं किया था, केवल पीवाईक्यू लिख लिया था। कई लोग इधर टेस्ट दे रहे हैं उधर टेस्ट दे रहे हैं, उनका मेंस भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें ना काफ़ी बेनिफिट होती है, और हमारे ऊपर जो हुआ है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आप नए हैं तो केवल पीवाईक्यू कर, पुराने भी हैं तो पीवाईक्यू करिए, लेकिन उसके अलावा आप कर सकते हैं। एक ही रामबाण आपका है कि इसको करिए, आप निश्चित रूप से अपनी इस स्थिति में होंगे कि ठीक ठाक आपका मेंस चला जाएगा। दूसरा है प्रॉब्लम कि कम से कम आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट देना पड़ेगा। किस लिए? टाइम मैनेजमेंट के लिए। मैं इसी को मानता हूँ, टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम ऑनलाइन या ऑफलाइन 5 फुल लेंथ टेस्ट कम से कम आपको देना चाहिए। अब कहेगा सर सिलेबस से कंप्लीट नहीं है तो कहाँ से फुल लेंथ हुआ देंगे हम, तो अब समझिए आपको क्या करना है कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो एग्जाम के कम से कम देखिए, जो ठीक ठाक स्टूडेंट हैं या फिर पहले के पढ़े हुए हैं वो 30 तक तो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, 30-31 तक अपना, 30-31 मार्च तक। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, आपको किसी भी हाल में, हर हाल में सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करके चाहे जैसे भी, और इसको जारी रखना है डेली पीवाईक्यू लिखने का, ठीक है। और इसको करने के बाद से 5 फुल एंड टेस्ट दीजिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए सबका। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे हम इस पर वीडियो लाएंगे, और कुछ कुछ टॉपिक का मैं देने की भी कोशिश करूंगा शॉर्ट नोट्स। 5 फुल एंड टेस्ट करना है, आप कहीं से भी 5 फुल एंड टेस्ट कर सकते हैं। और हमारा भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है फुल एंड टेस्ट का, जिसमें हम लोग 6 फुल एंड टेस्ट कराने वाले हैं। और वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो BPSC टाइम पे हो रहा है एकदम, ठीक है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ कि हम लोग क्या आपको उसमें फैसिलिटी देने हैं। हमारा जो है फुल लेंथ जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और लगातार 6 दिन चलेगा, 1 से लेके 6 अप्रैल तक, ठीक है। एकदम BPSC टाइम पे है। एक बार टाइम टेबल भी मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये जो होगा टोटल 6 टेस्ट होंगे इसमें, एज पर BPSC मेंस टाइमिंग पे होगा। मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपर्स कॉपी और पर्सनल मेंटरशिप। कोई दिक्कत आ रहा है तो फी 1200 था, हमने 1000 इस फी को रख दिया है। और 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। एक बार शेड्यूल दिखा दे रहा हूँ, पहले नंबर देख लीजिए 91 17 16 63 47 पे आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो इसको केवल व्हाट्सअप कॉलिंग हमने रखा है। व्हाट्सअप कॉल भी आपको नहीं करना है, केवल मैसेज करना है, ठीक है। और अपना प्रोग्राम बताना है कि किस में आपको जरूरत है एनरोल होने की, ठीक है। तो अब आते हैं सीधे शेड्यूल, एक बार दिखा दूँ। यहाँ पर आप शेड्यूल देख पा रहे होंगे 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल को 2 से 5 BPSC का टाइम भी है, और हम भी ऐसे रखे हैं 2 से 5। 2 अप्रैल को 10 से 1 GS1 का जैसे BPSC में है वैसे सेम टाइम पे ये भी है। 3 अप्रैल को 10 से 1 आपका GS2 है। 4 अप्रैल को 2 से 5 ऐसे है। 5 अप्रैल को 10 से 1 GS1 है। 6 अप्रैल को 10 से 1 GS2 है। अगर इनरोल करना है तो मैं फिर बता रहा हूँ 91 17 16 63 47 पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और अपना जी जान लगा दीजिए। और मैं बार बार जो बताया हूँ पीवाईक्यू लिखने का, अगर आप नहीं टेस्ट दे सकते हैं अपने हिसाब से कहीं भी ज्वाइन करिए, मेरे को फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। अगर आप हमारे पास करना चाहते हैं तो हमें इसका ऑप्शन बता दे रहा है, ठीक है। बाकी लास्ट में अपने ग्रुप में जो पेड बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा करेंट का, उसमें आइडेंटिफाई करके क्या क्या लिस्टिंग होगा उसका मैं बता दूंगा। और सारे सब्जेक्ट का मैं कोशिश करूंगा कि लिस्टिंग प्रोवाइड कर दूं उस ग्रुप में, पेड बैच में, ताकि आपको पता चल सके लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। क्योंकि कई लोग घबराए हैं, लेकिन असली खेल जो होता है मेंस के 10-15 दिन 15 दिन पहले ही होता है, जब सारा छठ के टॉपिक आता है कि इस बार के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कई लोग उसी को रट के जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। तो सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। IR का जल्द सेक्शन लेके आ रहा हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मन से पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गुड बाय।